सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। तो सेनेट में 48 नशस्तों पर जो इंतखाब होना था, 18 उसमें बिला मुकाबला मुंतखब हुए और फिर 30 नशस्तों पर भी वो इंतखाब ना हो सका चूँकि KPK में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया। अब वहाँ मुलतवी करने की क्या वजूहत सामने आई वो भी आपके सामने रखते हैं। ज़ाहिर जो मखसूस नशस्तों का मामला था उस पर हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान एक महाज आराई की कैफियत थी। वो जब वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकें, फिर जिन जमातों को वो मिली उनके नुमाइंदगान को, उनके अरकान को KPK में हुकूमत ने हल्फ उठाने नहीं दिया। और अभी भी KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि इन नशस्तों पर हम हल्फ उठाने की इजाज़त इन अरकान को नहीं देंगे। और फिर उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब का भी एक बयान सामने आया कि जब तक KPK में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो जाते, जब तक इन 11 सीटों पर भी वोटिंग नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक फिर चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी नहीं हो सकता चूँकि एक सूबे का इलेक्टोरल कोलाज मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता तो सेनेट में कानून साजी किस तरह से होगी? क्या आगे चलकर कोई आइनी बहरान मुल्क में पैदा होने जा रहा है? और KPK की हुकूमत का ये रवैया इस वक्त क्यों है? उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्यों उनकी जानिब से ये अमल किया गया? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद उवैस साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ दीगर जमातों के रहनुमा भी अभी प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे। तो निसार खोड़ो साहब, ये KPK की हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया और फिर उसके नतीजे में वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात मुलतवी हो गए और 11 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो सके, अब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकेगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या राय रखती है? क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? ये दुरुस्त इक़दाम है या आगे चलकर इससे मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं निज़ाम के लिए? देखें, KP में हुकूमत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कुछ लोग तो मानते हैं कि वो सियासी जमात ही नहीं है क्योंकि कोई उसमें आदमी उसका जीता ही नहीं था। फिर भी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान कहलाते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन ये मसला तो कोर्टों ने हल किया है ना। कोर्ट ने हुक्म दिया कि असेंबली, KP असेंबली इनसे हलफ उठाने के इंतजाम करे। सही। और अगर PTI के लोग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग बज़िद हैं कि ये सियासी निज़ाम को दरम बरम रखा जाए तो फिर वो करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अब सियासी निज़ाम में चेयरमैन सेनेट न हुआ, चेयरमैन का एक इदारा जो है मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये जमहूरियत का एक इदारा नामुकम्मल होने की वजह और रीजन क्या है? KP की हुकूमत, जिन्होंने हल्फ नहीं उठवाया। पंजाब में हल्फ उठा लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, सिंध में उठा लिया, वफाक में उठा लिया, KP में नहीं उठाना। ये तुक तो अब वो उनको ही समझ में आएगी ना। जब कोर्टों ने कह दिया कि भाई आपके जिम्मे सीटें नहीं आ सकती क्योंकि आपने लिस्ट नहीं दी, और अब जिस इत्तेहाद में और जिस काउंसिल में आपने ज्वाइन किया है उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, उसका कोई मेंबर ही जीता नहीं है, तो फिर आपके किस लिहाज से वो ये बनती हैं सीटें? अब न देने का फैसला उसी कोर्ट ने दिया जिसको पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं। बिल्कुल। अब न मानने वाली बात तो स्पीकर साहब की है। अब आज खोड़ो साहब, अभी सूरत में कानून साजी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा एक ऐवान बाला का। कानून साजी की नहीं है बात, अब्दुल हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। होना बात है, इदारे का नामुकम्मल होना। कानून साजी होती रहेगी, उस पर अमल होता रहता है, नहीं होता रहता है अपनी जगह पे, लेकिन एक जमहूरियत में कंटिन्यूअसली जो कायम होता है वो सेनेट होता है। सेनेट कभी भी खत्म नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। बिल्कुल सही। उस इदारे को इन्होंने रोका हुआ है, तो फिर
कसूर तो जाहिर है फिर इसमें पीटीआई का है कि जो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गए। क्यों रोका है? अब जाहिर है इसकी वजूहात जरा हम जानते हैं अहमद उवैस साहब से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, जरा अहमद उवैस साहब का मौक़िफ़ पहले इस पर ले लूँ। तो अहमद साहब, ये आपकी जमात ने ये इक़दाम क्यों उठाया जब आप बाकी 3 सूबों में और वफाक में आप पूरे सिस्टम को किसी हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब की 2 मुलाकातें भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से हो गई, तो फिर केपी के जरिए फिर आप ये सिस्टम को रोकने की या इसमें रुकावटें डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं होगा तो कई इबाम पैदा हो जाएंगे, कानून साजी में मुश्किलात हो सकती हैं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं इस ऐवान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिस्टम तो पहले ही तबाह हो चुका है। जो बैठे हुए फॉल्स मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर बन गए, मेंबर्स बन गए और इसी तरह से निज़ाम को चला रहे हैं। ये ना वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड पार्लियामेंट है, ना उनके मेंबर्स हैं हुकूमत के, ना ये एग्जीक्यूटिव है जो हुकूमत की फॉर्मेशन बनाई गई है, की गई है। तो ये तो निज़ाम सारा खराब हो चुका होगा। आप किसको कहेंगे? ये इनको तरीका ये था कि ये जिस वक्त ये मामला जैसे हुआ, इन्होंने अगर ओथ ले लिया झूठा सच्चा, ये फौरन सारे काम छोड़ के सबसे पहले जो है इस मसले को हल करने के लिए कि जो मैटर पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास और ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उनको सबसे पहले दिनों में फैसला करवाते हैं उसका, ताकि एक मसला किसी साइड पे तो लगता। क्योंकि ये शहबाज को देख लीजिए, नवाज शरीफ को देख लीजिए, ये सारे लोग जो है झूठे मैंडेट के ऊपर हैं। इनकी पिटीशन तो देखें आप, वहाँ पर इनके फॉर्म 45 तो देखें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे के लिए वो उसको वेबसाइट पर डाला और फिर वापस ले लिया, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, ब्लंडर थी, और वो किसी मेन को और थी, किसी को 2 का 12 बना दिया था, किसी को कितने का कितना बना दिया। जो कुछ इन्होंने किया, तो वो उन सारी बातों को भूल के आप इसको पकड़ रहे हैं कि जी ये इन्होंने ये क्यों कर रहे हैं। भाई जब गलत सारा निजाम भी उल्टा पड़ा हुआ था, अगर उल्टे निजाम को एक बंदा कहता है कि नहीं जी ये उसको सीधा करो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन अहमद साहब, ये अब जाहिर है अगर ये सेनेट का ऐवान पूरा नहीं होगा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन मौजूद नहीं होंगे, तो कानून साजी पर भी तो फिर असर पड़ेगा। अगर ये पड़ेगा ना, तो फिर ये इनको सोचे ना, जो झूठे मैंडेट पे बैठे हुए, ये उनको सोचना चाहिए। ये तो कल को जिस वक्त निजाम ठीक होगा तो ये आर्टिकल 62, 63 के तहत इनके ऊपर तो बाकायदा वो प्रोसिक्यूशन होगी। सही कि ये तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जमातें सोचें, ज़ाहिर है चूंकि आपका एक क्लेम है, इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये इन लोगों का मैंडेट दुरुस्त नहीं है। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब ये इस पर किसको क्या सोचना चाहिए? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक कदम जो कि KPK में उठाया गया, अब सेनेट इंतखाबात हो भी गए लेकिन चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नहीं आ सकते, अब KPK में अलग से इंतखाबात होंगे, मामला तवालत इख्तियार करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां बुनियाद ही इलेक्शन के बाद हमने देखा और इलेक्शन से पहले भी कि कंट्रोवर्शियल हुए, उसके बाद जो है जब इलेक्शन हो गए तो भी कंट्रोवर्सी में इजाफा हुआ, कमी नहीं आई। और जिस तरीके से अहमद उवैस साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रिजल्ट्स दे देने चाहिए थे, लेकिन साथ ही साथ 2018 के इलेक्शन में भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिजल्ट्स गए, उनके भी फैसले कब आए, और कईयों के आए और कईयों के तो आए भी नहीं। तो ये स्विफ्ट काम होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कानून साजी में रुकावट तो जो होगी, इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उनके अंदर रखना पड़ जाएगा। और वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ भी जुड़े होते हैं, यानी कि कोरिया की अपनी कमेटी है, अमेरिका की अपनी है, बरतानिया, यूरोप और दीगर मतलब सऊदी अरब वगैरह की अपनी कमेटियां हैं। तो वो आपका जो मुल्क का काम है वो आपका रुक जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। क्या हम मौजूदा पोजीशन में ऐसा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? दूसरी तरफ कुंवर दिलशाद साहब की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी है। अभी देखें ना, KPK एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर पहले ही हॉस्टिलिटी है। दूसरी तरफ महंगाई का तूफान जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। तीसरी तरफ जो है ईद के बाद तमाम जो पार्टियां हैं और खास तौर पे जिनके पास स्ट्रीट पावर्स हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, और फिर महंगाई जो है बढ़ रही है, फ्यूल बढ़ रहा है, गैस बिजली बढ़ रही है। ऐसी सूरत में अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो और ऐवान बाला जो है वो मुकम्मल ना हो,
वो काम ना कर सके। लोगों की देखें तसल्ली और तशफ़ी के लिए यही दो ऐवान है ना, कि आपके पास नेशनल असेंबली का प्लेटफॉर्म है और आपके पास सेनेट का प्लेटफॉर्म है, ताकि लोग वहां अपना गम और गुस्सा जो है वो गलत कर लेते हैं और वो बातचीत करके मामलात को सेटल करते हैं। जब सियासत नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है मामलात स्ट्रीट्स के ऊपर तय होंगे, और अगर आपने सड़कों के ऊपर जो है मामलात तय करने हैं तो उसके नतायज जो है वो 9 मई से मुख्तलिफ नहीं होंगे। इसलिए पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, तमाम पार्टियां हों, बेहतर यह है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो इस टाइम पे सियासतदानों को बुला के मामलात को, चाहे वो 6 जजेस का मामला हो, चाहे वो सुओ मोटो का मामला हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन का मामला हो, इन सब को बैठ के आप जो है मुल्क के लोगों के साथ नफरतें नहीं पाला करते। अगर आप मुल्क के अब्दुल्ला साहब, ये आपकी इस तजवीज़ पर बिलफर्ज अमल कर भी लिया जाए या सोचा भी जाए संजीदगी के साथ, तो इशू फिर वहीं आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इनके हालात हैं पिछले 8-10 महीनों से, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या ये उस दावतनामे को कबूल करेंगे? क्या वो उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? ज़ाहिर है माजी में भी ये सबसे अलहदा रहकर सियासत करते रहे अपनी। देखिए, हमने तो ये देखा कि यू टर्न तो फिर तहरीक इंसाफ जैसा यू टर्न तो लेने में कोई मास्टर नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मौलाना फजल रहमान से भी नहीं मिलना चाहती थी, और क्या कुछ जो है वो अलकाबात से नहीं नवाजा गया मौलाना फजल रहमान को, लेकिन फिर वहां बैठ गए ना जाके। फिर शहबाज शरीफ साहब को आप वजीर आजम नहीं मानते थे, फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो फिर किससे मिलने आए थे? आपसे और मुझसे तो मिलने नहीं आए थे। अभी मसला ये है कि तहरीक इंसाफ मैं ना मानूं की पॉलिसी से उनको बाहर आना चाहिए, और मेरे ख्याल में उनके अंदर भी रियलाइजेशन मौजूद है। अच्छे लोग, अवैध साहब जैसे लोग मौजूद हैं। मुझे अफसोस यह है कि अवैध साहब जैसे लोगों को तहरीक इंसाफ ने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था। मशबत लोग मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान मौजूद हैं, आपने काम ही नहीं किया। मसला यह है कि लीडरशिप के फैसले, अभी जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट पड़ी हुई है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वो है। अब आप देखें असद कैसर साहब को कि वो क्या मशवरे दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी वजारत आला के बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इसी तरीके से हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि मफाहमियत के पॉलिसी के बजाय अगर कोई हल है इस बड़ी मुनासिब तजवीज़ पर सियासी जमातें क्या राय रखती हैं? जरा अहमद साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, जरा आपको ही मौका देता हूं। पहले खोड़ो साहब से उनकी पार्टी की राय में जानूं। तो निसार खोड़ो साहब, क्या एक बड़ी बेहतर मुनासिब तजवीज़ है जो अब्दुल्ला गुल साहब ने अभी दी है कि ये ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तमाम स्टेक होल्डर उसमें शिरकत करें, अपोजिशन जमातों को भी बुलाया जाए, चूंकि मुल्क के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो ज़ाहिर है उस मसले का हल किसी एक स्टेक होल्डर या किसी एक सियासी जमात के पास तो नहीं है। देखिए, बात सुने, अभी आपने बातों में सब कुछ कह दिया और कहा कि जो वफाकी हुकूमत बैठी है या जो भी हुकूमतें बनी है वो झूठे हलफनामे पे बनी हुई है। ठीक है, अभी आपने कहा, अहमद उवैस साहब ने कहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उससे भी कहा, लेकिन आपकी गुफ्तगू में ये बात आई तो सही ना सामने। क्या को किसने को कहना चाहती सारी हुकूमतें खत्म करो, झूठे हलफनामों के चल रहा है, ये नहीं है, ये क्या बात हुई? अच्छा, खोड़ो साहब आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको हम रिकनेक्ट कर लें तो आपकी बात ज़रा नाज़रीन तक भी पहुंच पाएगी कि आपका ये इसमें पॉइंट है क्या। चूंकि इलेक्शन के बाद आप लोगों ने भी एमक्यूएम के मैंडेट को जाली कहा था, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें नहीं कह रही बल्कि पीपल्स पार्टी का भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पर। खोड़ो साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा आपको रिकनेक्ट हम कर लेते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर आ सके। जी अहमद उवैस साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप जब अब्दुल्ला गुल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप लोग तैयार हैं ऐसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? बिल्कुल, मैंने कल भी एक जगह पे टॉक शो में मैंने खुद ये बात की थी कि सियासतदानों में अब कुछ मेजोरिटी आनी चाहिए और वो खुद अपने मामलात को हल करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, बैठें, और जो लोग ये गेम में शामिल हो गए हैं जिनका ताल्लुक सियासत के साथ, पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं है, उनको अलग रखें। बिल्कुल देखिए, हुकूमत जो है ना बड़ी पावरफुल एक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पार्लियामेंट के बाद जो है फिर एग्जीक्यूटिव जो है जिसको जो हुकूमत होती है वो सबसे पावरफुल ऑर्गन है स्टेट का, और उसके उस हुकूमत के लिम है, जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री है ना, ये इट्स वन लिम ऑफ द गवर्नमेंट, और इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक लिम है आर्म फोर्सेस,
इसी तरह से बाकी तमाम है। ये लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इतना पावरफुल ना बनाए कि वो हुकूमत के ऊपर अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उसको चलाए और जो है वो पता ही ना हो किसी को क्या होने वाला है। जैसे वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि प्यादा बेचारा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इशारा। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम ऐसे लगे रहेंगे। सही। कि जो ज्यादा शोर मचाएगा उसके मुंह में कुछ चोगा डाल दिया क्योंकि वो चुप कर जाए, दूसरे को पकड़ लिया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगूं तो 1 सेकंड लगाऊंगा थोड़ा सा, और वो बड़ा अहम है। देखिए नवाज शरीफ का हल्का जो है उसका डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस मैं कर रहा हूँ खुद, और मैं इस्लाम वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनको फुल बेंच उनका बैठा 3 जजेस का मेंबर्स का, और वहां मैंने वो सब चीजें जब दिखाई तो उन्होंने फौरन पूछा जो नवाज शरीफ का वकील था कि इसका कोई जवाब है, एंड ही रिमेन्ड मम, उसका कोई जवाब नहीं था। और वो तमाम के तमाम यानी अंदाजा लगाइए कि 376 टोटल पोलिंग स्टेशन थे और उनमें से 334 का वोट रिजल्ट जो है वो टीवी पे आके अनाउंस हो चुका था। उसके मुताबिक 99,000 वोट लेके यास्मीन राशिद जीत रही थी और 78,000 वोट लेके नवाज शरीफ हार रहा था। यहाँ इलेक्शन बंद कर दिया, रोक दिया और रिटर्निंग ऑफिसर को बदल दिया गया। और 4-5 घंटों के बाद एकदम से फॉर्म 47 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया और वहां पे जो बाकी 42 पोलिंग स्टेशन बाकी बचे थे, नवाज शरीफ को दिखाया गया कि उन 42 पोलिंग स्टेशन में उसने 1,07,700 वोट लिए और यास्मीन राशिद ने 5,000 वोट लिए। आप बताइए, और फिर वेबसाइट के ऊपर जब ये फॉर्म 45 आए जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि आप 15 दिन के अंदर आपको वेबसाइट के ऊपर लाना जरूरी है, 2 घंटे के बाद वापस ले लिए इलेक्शन कमीशन, अभी तक नहीं आए दोबारा। अच्छा, अब बताइए ये मैसेज ठीक है। और अब तो ये 2 माह होने को आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है और जाहिर है जब इतनी ताखीर दारों पर भी सवालात उठेंगे, नताइज भी फिर शक्कू को शुबात का शिकार होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इकबाल जफर झगड़ा साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे, उनके सामने फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे कि आखिर उनकी जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से इस पर क्या उसूली मौक़िफ़ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इकबाल जफर झगड़ा साहब, अहमद उवैस साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, निसार खोड़ोस हमारे साथ मौजूद हैं। तो इकबाल जफर झगड़ा साहब, ये पहले नताइज बहुत ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन ने सामने लेकर वो आया, फिर जो पेंडिंग अभी तक आप देखें कि जो उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो पिटीशंस गई, वो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग का शिकार हैं। जब इतनी ज़्यादा ताख़ीर होती है इदारों की तरफ से तो फिर सवालात तो उठेंगे। अभी जिस तरह अहमद उवैस साहब ने भी आपके आने से पहले वो जो यास्मीन राशिद साहिबा वाला और नवाज शरीफ वाला हल्का था उसकी एक मिसाल दी, एक समात की। तो ये इतने लंबे अरसे तक भी अगर नताइज सामने नहीं आएंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो फिर ज़ाहिर उंगलियां तो उठेंगी। इकबाल जफर साहब। बिल्कुल, थैंक यू जी, आपने मुझे वक्त दिया इस पर। देयर इज नो डाउट, मैं आपने जो बात की है इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये जो देर हो रही है ये अच्छी चीज नहीं है और इसका वो होना चाहिए, कुछ सदबाब होना चाहिए। लेकिन दरअसल मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा इलेक्शन जो हमारे हुए, ये डे 1 से क्वेश्चन मार्क इस पे आ गया कि जी इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं हुए और फलाने हल्के में ये हो गया, फलाने में ये हो गया, इसकी रिकाउंटिंग करें, उसकी रिकाउंट नहीं। देखे आज तक रिकाउंटिंग के सिलसिले चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब आप लैंड कर जाते हैं तो फिर नेचुरली वो जो एक तरफ जाना चाहिए था वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनफिक्स होते हैं कि ये काम हम करेंगे तो इस पे क्या क्वेश्चन उठेगा। अभी ऑलरेडी ये चीज जो है हम अंडर डिस्कशन है और अगर हमने ये बात कर दी तो ये जितनी भी ताखीर हो रही है इसका फिर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी जमात पर और आपके पॉलिटिकल लीडर्स पर पड़ रहा है, चूंकि ज़ाहिर है अब हुकूमत में आपकी जमात है और ज़्यादातर पिटीशंस आपकी ही जमात के खिलाफ हैं।
ठीक है ना जी। पटिशन तो डेफिनेटली होंगे, हमारी जमात तो हुकूमत में है तो पटिशन तो हमारे खिलाफ आएगी, लेकिन उससे हेलो जी आ रही है आपकी आवाज़ झगड़ा साहब, अपनी बात जारी रखिएगा। हेलो झगड़ा साहब आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को आप जारी रखिएगा। लेकिन घबरा नहीं रहे, ये चीजें होती रहती है सियासत में, ये बातें लगी रहती हैं और वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंग टू जैसे सिचुएशन आती है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हुकूमत जो है हुकूमत का काम यही है। ठीक है, चले आप कह रहे हैं कि हुकूमत बेहतर तरीके से इसको हैंडल करेगी। पहले भी कह हाँ, मैं वापस भी आपकी तरफ से आता हूँ। खोड़ो साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, निसार खोड़ो साहब, तो अपनी बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। और जाली मैंडेट पर मुश्तमिल हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इस पर आपको एतराज़ था। तो इलेक्शन के बाद तो आप लोग भी MQM के मैंडेट को जाली कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो। देखें, मैं जाली कर रहा था, जाली तो 2018 की इलेक्शन में और जमातों ने भी जाली कहा था। इमरान खान की पार्टी की जीत को भी जाली कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी असेंबलियां चलती रहीं। हमने असेंबली में बैठकर अपनी आवाजें उठाई। आगे चल के 5 साल पूरे हुए, दूसरी हुकूमत आ गई, दूसरे इलेक्शन हो गए। बात दरअसल ये है भाई कि इन सब का नतीजा क्या होना चाहिए। अगर जाली मैंडेट पे ये हुकूमतें बनी हैं तो फिर किसने रोका हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और कहे कि भाई इन सारी इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दो, जो हुकूमतें बनी हैं वो बेकार बनी हैं, उन सबको खत्म कर दे दो। सुप्रीम कोर्ट खुद इस इलेक्शन में इन्वॉल्व रही है, उसने कोई सुओ मोटो एक्शन भी नहीं लिया हुकूमतों पर। ये तो कभी खत्म न होने वाली बात है ना, ये तो कभी खत्म न होने वाली। मेरा सवाल ये था कि जब 3 सूबों में सारे लोग आ गए तो यहाँ क्यों नहीं? सही, इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने पहले आवाज दी कि जी ये जो निश्चित रिजर्व सीटों पे जो आए हैं वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन उसी कोर्ट ने कहा कि हाँ इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है और इनको ये रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। अब उसको बुनियाद पेशावर हाई कोर्ट को भी नहीं बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते, न ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न पेशावर हाई कोर्ट को मानते हैं, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मानते हैं। इनके खिलाफ फैसला आए तो सब खराब है, इनके हक में आए तो ठीक है। अब किसी न किसी पर तो एतमाद आपको करना पड़ेगा। और फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि बाबा इनको ये सीटें रिजर्व नहीं मिल सकती, तो फिर मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आता कि जी उनको हलफ क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा है जिसको भी सीटें मिली हैं। सही। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात अपनी जगह पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हो सकता है वो भी जाए, लेकिन उसके लिए भी कोई माहौल चाहिए। उसके लिए सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो कोalition हुकूमत में बैठी हैं सिवाय एक पार्टी के, और वो एक पार्टी भी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, PTI नहीं है। सही सही, ज़ाहिर है। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जिस माहौल की बात कर रहे हैं इस वक्त निसार खोड़ो साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए अभी वो माहौल, वो साजगार माहौल तो नहीं है। अभी तो बड़ी तलखी है इस वक्त हमारी सियासत में, बड़ी पोलराइजेशन है। एक रिवायत बन चुकी है कि जो सियासी जमात जिस सूबे से हारती है वो वहाँ पर ज़रूर वो इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है और धांधली का भी शोर मचता है। और ये किसी एक इलेक्शन की बात नहीं है, हमेशा की बात है। और इसके साथ साथ फिर ये जो एक सियासी तलखी बढ़ती जा रही है, तो इन हालात में कैसे मुमकिन है कि सब के सब स्टेक होल्डर्स एक पेज पर बैठ सकें? देखें, हमने तो ये देखा ना कि जब कश्मीर का मामला हुआ, जब कोविड का हुआ, जब टिड्डी दल का वाकया हुआ, महंगाई हुई और दीगर मामलात आए, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में नहीं बैठी। इसका मतलब यह है कि इनका मकसद इत्तेहाद नहीं है, इनका मकसद कौम को तकसीम करके इस पर हुक्मरानी करना है। अपना अपना इलाका बांट लिया गया है बुनियादी तौर पर। अब ये वाली सियासत, जब आप याद रखिए, आप कभी भी जो ज़र्ब का सवाल होता है उस पर तकसीम का फार्मूला नहीं लगाया करता। अब आपका मसला है सियासत, आपने करके देख लिया, PTI ने कोशिश करके देख ली, वो अदालत भी चली गई, वो असेंबली से भी बाहर आ गई, इस्तीफे दे के भी देख लिए, उन्होंने मीडिया ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने ट्रोलिंग भी कर ली, उन्होंने जो है 9 मई जैसे वाकयात भी करके देख लिए, लेकिन नतीजा जो है वो स्ट्रीट पावर भी देख ली। क्या कर लिया? मकसद यहाँ ये है, मसला ये है कि तमाम, और फिर ऑपोजिशन जो इस टाइम पे हुकूमत में है, उन्होंने क्या कर लिया? क्या उनका मामला चल रहे हैं
और अगर नहीं चल रहे तो फिर क्या आपस में बैठ के मामलात हल करने के अलावा कोई और अगर फॉर्मूला है तो बता दीजिए। और इसके लिए जरूरत यह है कि जो अहम इदारे हैं, खास तौर पे रावलपिंडी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको लोगों को साथ बिठाने में सहूलत देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने पे बैठ जाएं, लेकिन क्या ये वही रावलपिंडी नहीं है जिसने एम्पायर की उंगली जो है उठने का इंतजार जो है वो धरने के दौरान में होता रहा? तो ये कोई नई बात नहीं है कि मतलब पहले पाकिस्तान में कभी ना हुआ हो। तो मकसद यहाँ ये है कहने का कि आप जो है एजिटेशनल सियासत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, निसार खोड़ो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी अभी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई, पीटीआई का तो नाम नहीं है। क्या लोगों के दिलों से आपने नाम हटा लिया? और अगर क्या निसार खोड़ो साहब की पार्टी को अगर ऐसे ही मामलात दरपेश होते तो क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फर्ज करे तहरीक जवानान पाकिस्तान या कोई और नाम के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लेते तो क्या उनकी अपनी पार्टी का नाम खत्म हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। मेरा ख्याल है कि हकायक की दुनिया के अंदर रहते हुए अगर हमने मसले हल ना करिए, मैं आपको बता रहा हूं बड़ा वादे, फिर आप तैयार रहें, फिर जो है भारी बूटों का इंतजार करें, ये तो होने है। आप वो नहीं चाहते, रावलपिंडी कभी ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसे मामलात में इंटरवीन करे, और ना वो ये चाहते हैं, ना उनकी ख्वाहिश है। और माजी में भी तमाम तारीख के पन्नों को हटा के देखें तो कभी रावलपिंडी ने अवाम को ने जब तक उनको खुद नहीं बुलाया वो नहीं आए। लेकिन मसला यहाँ ये है कि आप ऐसे हालात पे जो है वो बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, ऑपोजिशन भी और हुकूमत भी, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि मामलात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। भूख से सताई हुई कौम, गैस बिजली की कीमतों से सताई हुई कौम अगर एजिटेशन के साथ खड़ी हो गई तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा जनाब। फिर मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, और ये फिर किसी के कंट्रोल में बड़ा खौफनाक पॉइंट है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। तो ये अब अहमद उवैस साहब, ये तलखी फिर इसी तरह माहौल में बढ़ती रहेगी, ये एहतजाज की सूरत में सड़कों पर लोगों को फिर लाया जाता रहेगा। तो ये पाकिस्तान के इस वक्त मामलात हैं और चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, फिर वो किस तरह से हल होंगे? आप हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे, हुकूमत आपको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करती रहेगी, तो ये इसी लड़ाई में फिर ये वक्त गुजरता रहेगा। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, एक ही चीज में इसका हल है। एक तो ये है कि कुछ ये इकट्ठा बैठने की बात हुई, बड़ी अच्छी बात थी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है कि पाकिस्तान में वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जब तक एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक हम इस खौफ से रहेंगे कि जब चाहे आर्मी बूट जो है वो एक ज़रब लगाए और कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंक दे। और ज़ियाउल हक ने कह दिया, आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। और उसने तो इतना एक धमकी दी थी। अब प्रैक्टिकली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, इट हैज बीन टोर्न आउट। और आप उसकी जगह पे एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है वो उसकी हुकूमत है पाकिस्तान का। ये बड़े खतरनाक हालात है। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने हीरो को हीरोइक की शक्ल से नहीं देखेंगे, मामला खराब हो जाएंगे। पॉलिटिकल एरिना में आएंगे तो ये हीरो नहीं रहते। इसलिए हम कहते हैं खुदा के लिए आप बैठ के आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल फ्रंटियर जो है उनकी हिफाजत करें। अब ना उनकी हिफाजत हो रही है, ना पॉलिटिक्स खराब सीधी हो रही है, ये भी वो भी हिफाजत, रोज आए दिन हमले हो रहे हैं। ये मामला बड़े खतरनाक है। हमने अपने मामला को डिप्लोमेटिकली जो पॉलिटिशियन सही तरीके से हल करता है उनसे हमने लेके अपने हाथ में ले लिया तो मामला हाथ से निकल गए। आप देखिए इंडिया की वहां पे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हमने नहीं रियलाइज किया कि केयर टेकर सेटअप में वो काकड़ साहब ने बैठे बैठाया लाखों अफगानियों को निकाल दिया जो कई जनरेशन तक यहाँ बैठे हुए थे और कोई किसी किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटी में कभी मुलव्विस नहीं थे। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपनी है। लेकिन अहमद साहब, ये ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी है वो पहले मुश्किलात का शिकार थी, फिर ये 4 मिलियन से भी ज़ायद लोगों को किस तरह फिर पाकिस्तान यहाँ पर रखकर और उनके अखराजात उठा सकता था? इकोनॉमी तबाह होने के एक आपको बताऊं, इकोनॉमी तबाह होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि ये टू प्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर। टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो, पाकिस्तान की फौज को अवाम की नजर में डिस्ग्रेस कर दो। ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने ये काम किया पीडीएम की हुकूमत में। लेकिन साहब इसका तो अमल जो है वो तो पीटीआई ने किया।
जी जी अब्दुल्ला साहब क्या कहना चाहते हैं? आज कहते हैं कि लगता है कि पीटीआई ने मैं किया। गुजारिश कर रहा हूं कि बिल्कुल ये सारी बात है कि ये काम दो इन्होंने किया। शख्स के ऊपर लड़ाई हुई, लेकिन इसका अमलन सबूत तो पीटीआई ने 9 मई को दिया। कोई नहीं, उसके कोई मुतालिक अमलन हमें सबूत थोड़ा सा रहनुमाई अमलन फरमाएं। सबूत होता, अगर इसका अमलन सबूत होता तो आपका ये होम मिनिस्टर जो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो केयरटेकर बनाया हुआ था, उसको रिवार्ड ना किया जाता इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का, ये और आईजी पुलिस को, क्योंकि उन्होंने रोक के रखा, पुलिस को हिलने नहीं दिया, फैसिलिटेट किया। जो कहते हैं कि सहूलतकारों को भी पकड़े, सहूलतकार ये दोनों हैं, पकड़े इन दोनों को, नहीं पकड़ते। सही, चलें जरा झगड़ा, क्योंकि अब सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात इस वक्त इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब की, झगड़ा साहब बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त आपकी हुकूमत पर कि किस तरह से इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस को लेकर चलना है, किस तरह से अपोजिशन जमातों को लेकर चलना है। और सेनेट में इंतखाबात में भी इसाक डार साहब आज कामयाब हो गए, तो उसकी मेरे का मुबारकबाद आपको दे दूँ सर। शुक्रिया जी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब डिजर्विंग कैंडिडेट, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया है। लेकिन ये जो बात हो रही है ना, जो पीटीआई के हमारे भाई जो कर रहे हैं, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि पास्ट में जो पीटीआई ने हालत बना दी, उसी को संभालने की कोशिशें हो रही हैं। और ये किसी को ये कहना कि मौजूदा हुकूमत जो है ये हालात खराब करना चाहती है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। इस हुकूमत ने तो साबित किया है, एक बार नहीं 3 बार 4 बार साबित किया है कि इस मुल्क को बचाने वाले अगर हैं, अल्लाह के करम से डिफॉल्ट में जा रहे थे, जब भी आए हैं डिफॉल्ट में जा रहे थे, डिफॉल्ट से बचाया है पीटीआई ने। इकबाल ज़फ़र साहब, ये डिफॉल्ट से कहाँ बचा है? पर अभी 2 रोज पहले तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी नजर में तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। 2 रोज पहले ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपकी नजर से गुजरी होगी। देखिए जी, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होता तो फिर आप देखते कि हालत क्या बनती। डिफॉल्ट का हमें पता है कि डिफॉल्ट क्या चीज है और डिफॉल्ट को से किस तरह मुल्क को बचाना है। इस वक्त सारा काम हमारा ये आज नहीं है, डे 1 से यही है और हमेशा हुकूमत में कि भाई इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए। इकोनॉमी के लिए हम मिल बैठ के जमातें जो है, देखिए वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब हमने हुकूमत में पहले 16 महीने में यही बार बार कहते रहे कि खुदा के लिए ये जो हमारा मसला है, ये मईशत है, मईशत को ठीक करें। मईशत को ठीक करेंगे, सारे मसले इंशाअल्लाह देखेंगे कि वो रास्ते पे ठीक आएंगे और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। हम तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये चीज जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि एक बुनियादी जरूरत है इस वक्त, जमातों को बैठकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर जो नेशनल इंटरेस्ट की इश्यूज है उस पे एक ही वो पॉलिसी बनानी चाहिए। तब जाके ये सब मुल्क जो है अल्लाह के करम से ये वो मुल्क है जो इस खत्ते में इसके मुकाबले का जहां तक आप देख लें, जो अचीवमेंट के एकेडमिक कुव्वत बनना कोई मजाक नहीं था जी। इस मुल्क के लिए। जो लोग कहते थे कि ये तो चाकू भी नहीं बना सकते और छुरी भी नहीं बना सकते, एटम बम बनाना मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह का करम था। लेकिन इसमें ये कहना कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस, चलें ठीक है, इकबाल साहब पॉइंट आपका आ गया। हम जरा खोड़ो साहब से मैं पूछ लूँ कि खोड़ो साहब, आज पीपल्स पार्टी के 6 अरकान ने सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा साहब को वोट दिया और वो भी MQM और पीपल्स पार्टी के इश्तराक से सेनेटर बनने में कामयाब हो गए। तो आपको कोई हैरत तो नहीं है कि फैसल वाडा साहब के बड़े बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी, MQM के खिलाफ भी, दीगर जमातों के खिलाफ भी, लेकिन उन्हीं के वोट्स पर आज वो सेनेटर मुंतखब हो गए? बयानात किसके साथ नहीं होते, पार्टी का फैसला था और पार्टी ने उनको मुनासिब समझा कि उनको सपोर्ट किया जाए और एक कॉमन कैंडिडेट के तौर पर सेनेट के उम्मीदवार बने और उनको टिकट मिला या उनको टिकट नहीं भी मिला तो उनको वोट मिले और वो कामयाब हुए। हैं आजाद, हम सबको पता है, पहले भी थे पीटीआई के, वो पीटीआई को छोड़ गए, फिर किसी पार्टी में नहीं थे, किसी पार्टी में न हो के उसने पीपल्स पार्टी के साथ शायद राब्ता किया था और पीपल्स पार्टी ने मुनासिब समझा कि उसको मदद की जाए। सही,
तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो या चंद और भी कुछ उनके आसपास के लोग कुछ शामिल होने वाले हैं? कुछ नई एंट्रीज हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, आपके इल्म में है कुछ ऐसा? किस चीज की एंट्री? कुछ नए सियासतदान कुछ दूसरी जमातों से छोड़ के, या कोई आज़ाद उम्मीद जो इस वक्त आज़ाद हैसियत में? पार्टी लोगों को शामिल करती रहती है, ये हमारा सेवा है कि हम करते रहें। इसमें क्या सवाल हो कि जी फिर कोई उम्मीद है या नहीं रहेगी? कौम के सामने लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, पार्टी पहले से बढ़ी हुई है, सिंध में, पंजाब में भी कुछ थोड़ी सी बहुत बड़ी है, और इस तरह से आज बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये इस तरह से हर पार्टी को फर्ज बनता है कि अपने आप को बढ़ाए। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, अब्दुल्ला मीत गुल साहब, अहमद उवैस साहब और इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक जब वापस आएंगे तो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान तहरीक पर रेफरेंडम हुआ है, उसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में रेफरेंडम का इनेकाद हुआ है। दूसरा मरहला था रेफरेंडम का, जिसमें तकरीबन 2 लाख सिखों ने वोट डाला है। ये खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में जो रेफरेंडम है, इसकी क्या अहमियत है, और सिखों की एक बड़ी तवील जद्दोजहद है और खालिस्तान की तहरीक वो चला रहे हैं, और भारत से वो आज़ादी चाहते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में ये तहरीक चलती है, और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिख इसमें हिस्सा भी लेते हैं। और अब जो इनके मुतालबात हैं, जो इनकी जद्दोजहद है, वो कामयाबी से कितनी दूरी पर है, और इन रेफरेंडम्स की कितनी अहमियत है इस दौर में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, जो रेफरेंडम खालिस्तान तहरीक के लिए कैलिफोर्निया में हो रहा है, या किसी और शहर में या मुल्क में होता है, तो ये इसकी क्या हैसियत होती है, ये इसकी क्या अहमियत है इस मौजूदा दौर में? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है कि ये जो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, और जो सिखों ने जो जब ज्वाइन किया था इंडिया को, उसके तहत एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क के बाद ये रेफरेंडम होना था, क्योंकि ये कहा गया था कि सिखों को खालिस्तान के लिए उनकी जो आप उसको तहरीक कह लें या उनकी डिमांड कह लें, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इससे पहले ये रेफरेंडम कनाडा में हुआ और बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ। उसके बाद ये रेफरेंडम इंग्लैंड में हुआ, और वहाँ पे आपने देखा कि अगर आप वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो पता ही चलेगा कि वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो सिख्स रह रहे हैं, उसमें 73% सिखों ने आके दूर दूर से आके वोट डाला खालिस्तान के लिए, कि वो खालिस्तान को बनाना चाहते हैं। अब इसी तरह ये जो आप फरमा रहे हैं, अब जो रेफरेंडम हो रहा है अमेरिका में, और इस रेफरेंडम के ऊपर खालिस्तान की एक पूरी मूवमेंट चली है। उसी मूवमेंट के जो खतरे में, उसी मूवमेंट से डर के, आपको याद है कि पिछले दिनों रॉ ने और इंडियन हुकूमत ने कनाडा में एक सिख लीडर को कत्ल किया, और एक के ऊपर वो अटेम्प्ट कर रहे थे तो डिटेक्ट हो गई, और अमेरिका के अंदर उसके ऊपर बहुत ह्यूमन क्राई हुआ, बल्कि अमेरिकन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे केसेस भी रजिस्टर कराने की सिखों की तरफ से इनिशिएटिव हुआ। अब सिख्स जो है वो, अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन निकालें आप और उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर निकालें, तो उसके तहत सिख जो हैं वो अपने आप को सिख डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिख जो पॉपुलेशन है उनको काउंट किया जाता है हिंदुओं के तौर पे, उनको सिखों के तौर पे काउंट नहीं किया जाता है, जो मेरा ख्याल सिखों के लिए एक बेइज्जती का भी बाइस है और इनके लिए एक लोनेसनेस का भी बाइस है। अब सिख उससे तंग आ चुके हैं, वो अमेरिका इंडिया से भी ये भी डिमांड करते रहे हैं कि जी आप हमें सिखों के तौर पे काउंट करें, हिंदू की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से निकाल लें। अब इंडिया का फिक्र ये है कि अगर वो सिखों को सिख के तौर पे काउंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी पॉपुलेशन निकल जाता है, और हिंदुओं की मेजॉरिटी जो है वो गालिबन मुसलमानों से भी डाउन हो जाती है। तो उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इसको रेजिस्ट करती है, बल्कि वो बहुत सारी हुकूमतों के साथ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लेवल भी रेज किया है। लेकिन सिख जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर के, वो हम इस आगे चले। तो ब्रिगेडियर साहब, ये अभी जिन कार्रवाइयों का भी आपने जिक्र किया, जिस तरह सिख रहनुमाओं को कत्ल भी किया गया, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयों की कोशिश भी की गई मुख्तलिफ ममालिक में, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन कार्रवाइयों में, इस तखरीबकारी में, इस दहशतगर्दी में थोड़ी सी तेजी आई है। जैसे आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी, वो मोदी नहीं है, वो मूजी है, अपने मुल्क के लिए भी, सिखों के लिए भी, दुनिया के लिए भी। ये वो मूजी है जिसके खिलाफ अमेरिका ने करारदाद पास कर दी थी कि वो अमेरिका का विजिट नहीं कर सकता है, जिससे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। दूसरा, उसके साथ एक क्रिमिनल शामिल है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तीसरा, उसके साथ शामिल है एक शख्स जो अपना उनका होम मिनिस्टर है अमित शाह। चौथा, उसके साथ एक शख्स शामिल है बाबू बजरंगी, ये वो शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया था, एहसान जाफरी को कत्ल किया था, और फिर उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने मुसलमान औरतों बच्चों को एक पेट्रोल पंप के पीछे एक मैदान में खड़ा करके आग लगा दी थी जब वो गुजरात में हिंदुओं के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। और तीसरी बात यह है कि ये वो बाबू बजरंगी है जिसने बाद में कहा कि मुझे इन तमाम जराइम से मेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने बचाया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबू बजरंगी, बाकी जितने लोग हैं, उन सब की जो ट्रेनिंग है वो दहशतगर्दी के अंदर, वो बॉर्न टेररिस्ट हैं। ये वो हैं जो लोगों का खून पी के सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। ये वो लीडरशिप है जो चाणक्य का जो एक असूल है ना, जो चाणक्य ने जो स्टेक बताए हैं रूल करने के तरीके में, कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आप अपने दोस्त को भी अगर पीठ में छुरा घोंप दो, उससे हेसिटेट नहीं करना, अपना हो। ये उस फिलॉसफी के को लेके चलते, ये वो फिलॉसफी, ये वो हुकूमत है, वो जो हिटलर और मुसोलिनी के ख्यालात से दहशतगर्दी, फैशिज्म, अपार्थाइड, जुल्म, मक्कारी, फरेबी, झूठ, धोखाधड़ी, इन तमाम असूलों पे वो इंडिया तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल और सोशल कल्चर है वो तबाही की तरफ गामजन है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब, हमारी गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।